अम्लों व क्षारकों में समानताएं। क्या बात करेंगे हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आगे अम्लों व क्षारकों में समानताएं। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैंने इसको दो भागों में डिवाइड करके रखा है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखें, सभी, यहाँ पर एसिड और बेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं जल के साथ। जितने भी अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, और वही मैंने बताया था, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाता है, इस कारण से ये हाइड्रोनियम आयन के द्वारा हम लिखते हैं। और जितने भी बेस हैं, सभी बेस, सभी क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। सभी ये आयन, जितने भी क्षारक होते हैं, OH आयन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर सभी अम्ल H आयन, यानी उसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, और क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। तो जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है, यानी डाइल्यूट हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन या OH आयन में, हाइड्रोक्सिल आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। यानी जितना ज़्यादा डाइल्यूट होता चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी सांद्रता है, वो प्रति इकाई आयतन में कमी होती चली जाती है। आगे यदि मैं बात करूं अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको बहुत सारे नंबर मिलते हैं, यानी हर साल यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखना है आपको। अब आप समझ पा रहे हैं, तो इसकी प्रबलता को समझिए। तो यहाँ पर एक बात बहुत आसानी से दिमाग में आपको बैठा लेनी है, बहुत अच्छे से क्या बैठानी है। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके H आयन, हाइड्रोजन आयन और OH आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी H आयन, किसी जलीय विलयन में H आयन जितने ज़्यादा होंगे वो अम्लीयता उसमें बहुत ज़्यादा होती है, और जितने ज़्यादा OH आयन होंगे उसकी क्षारीयता उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, जितने ज़्यादा H आयन या OH आयन होंगे, ध्यान रखें, जितने ज़्यादा H आयन और OH आयन होंगे उसकी प्रबलता अम्ल या क्षार की उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसी बात को हम और दूसरी तरह समझ सकते हैं। जिन अम्लों तथा क्षारकों के आयनन की मात्रा अधिक होती है, आयोनाइजेशन, उन्हें प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक कहते हैं। ये जलीय विलयन में H आयन, हाइड्रोनियम आयन, H आयन या हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। शुद्ध जल में H आयन तथा OH आयनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं। जो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर होता है। तो इस पॉइंट को बहुत कायदे से ध्यान रखना है। आगे इसका यूज pH में होने वाला है। pH क्या है आगे मैंने बताया था, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर, यानी सार्वभौमिक जो सूचक है, उसकी में अभी हम लोगों को पढ़ना है, इस कारण से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से समझें, हाइड्रोजन एक्टिव मास ऑफ H आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ H आयन, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीपल होता है, यानी गुणनफल होता है, वो 1 इंटू 10 टू द पावर -14 के इक्वल होता है, बराबर होता है। और ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर होते हैं। ऊपर मैंने दिया हुआ बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी कि ये वैल्यू आएगी 1 इंटू 10 टू द पावर -7।
अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, प्रबल अम्लों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की सांद्रता अधिक होती है, जबकि प्रबल क्षारक के जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो आपको ये ध्यान रखने की बात है बेटा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट करें और बिल्कुल तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं। अब यहां पर जो मैं बार बार बात कर रहा था, सार्वभौमिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे, समझेंगे इसको। तो यहां पर समझिए जरा, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा, किसके द्वारा, सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सार्वभौमिक सूचक। यहाँ पर हम लोग पीएच का यूज करने वाले हैं, ध्यान रखें, पीएच का यूज करने वाले, पीएच को भी समझने वाले हैं आगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब आखिर सार्वभौमिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो बेटा इसको इस प्रकार समझिए, नंबर 1, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, आप इसको ऐसे भी समझें। नंबर 2, यह सूचक यानी सार्वभौमिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर फिगर बना हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट कलर हैं, आप देख पा रहे हो बेटा। तो यहाँ पर यह सूचक यानी कौन सा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भिन्न भिन्न रंग हैं। तो आखिर ये पीएच है क्या, जिसको हम बोलते हैं द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको दिया था सोरेनसन ने, किसने दिया था, 1909 में। बेटा ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है, 1909 में सोरेनसन ने दिया था बेटा, ध्यान रखें। तो पीएच क्या है, इसी को हम और क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहले क्योंकि हम लोग इसको हाइड्रोजन आयन सांद्रता में इसको फाइंड आउट करते थे, अम्लीयता या क्षारीयता को, लेकिन आज की डेट में हम लोग इसको पीएच में, एक जो साइंटिस्ट थे मैंने बताया सोरेनसन, इन्होंने इस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को पीएच में इसको व्यक्त किया। तो यही एक रिलेशन आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रायः ग्राम आयन प्रति लीटर अर्थात मोल प्रति लीटर, ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं। किसको, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को ग्राम आयन प्रति लीटर में या मोल प्रति लीटर में। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सामान्यतः 1 से 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है। ये आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 1 से 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण को अधिक सुविधाजनक रूप में प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, तो ये डेनिश वैज्ञानिक थे, 1909 में एक नई पद्धति का इजाद किया या नई पद्धति का प्रयोग किया, जिसे हम पीएच पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच सिस्टम कहते हैं बेटा, ध्यान रखें, या पीएच स्केल नाम से उसको हम आज की डेट में जानते हैं। पीएच स्केल, पीएच सिस्टम को आज की डेट में हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। इस पद्धति के अनुसार पीएच इज इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या इसी को हम कह सकते हैं पीएच इज इक्वल log 1 by हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो चाहे आप ये कहें P
pH इज इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या आप ये कहें pH इज इक्वल लॉग 1 बाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? फिर इसकी बनेगी pH की डेफिनेशन। आखिर pH क्या है? तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। डेफिनेशन इसी के अनुसार आप बना सकते हो, चाहे डेफिनेशन याद कर लें और चाहे आप ये फार्मूला नोट कर लें। ये फार्मूले से ही आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं, ऐसा आप बना सकते हो। तो ये है pH, आप ऐसी डेफिनेशन बना सकते हो। अब pH स्केल की जो हम लोग बात कर रहे थे, pH स्केल आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला स्केल होता है। इसके बगैर हम लोग इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, लैब में भी इसका बहुत यूज करना पड़ता है बेटा। तो pH स्केल जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है मैंने पीछे बताई, pH क्या होता है। अब आप इस स्केल को पढ़ें। ये वाला हिस्सा है, इसको 0 to 14 बांटा गया है। इसको बेटा 0 to 14 बांटा गया है, 0 to 14, और इसका एक मिडिल पॉइंट आता है 7। ये मिडिल पॉइंट होता है 7। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 की जो वैल्यू होती है ये न्यूट्रल वैल्यू होती है, उदासीन जिसको हम कहते हैं। जिस विलयन का pH 7 के करीब होगा या 7 होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। पीछे भी मैंने बताया अभी एक सारणी के तहत, ये आगे मैं बताऊंगा अभी, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखें, अब यदि 7 से वैल्यू कम आ रही है बेटा, यदि 7 से वैल्यू कम आ रही है तो अब आप समझिए ये एसिडिक होता चला जाएगा, यानी मैं बोलूं तो अम्लीय होता चला जाएगा। कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और यदि यही वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो ये वैल्यू क्षारीय होती चली जाएगी। ध्यान रखें, एल्कली हो जाएगी और ये इधर एसिडिक हो जाएगी। तो ये एल्कलाइन हो गया, ये एसिडिक हो गया। तो ये प्रबल एसिडिक है और ये प्रबल एल्कलाइन है। तो 0 to 7 की जो बीच की वैल्यू होती है वो एसिडिक होगी, फिर 7 के बाद 14 तक की जो वैल्यू आएगी वो एल्कलाइन होगी, और जो 7 वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है। तो इसको इस प्रकार से आपको समझना है। यहाँ पर भी मैंने इंडिकेट करके रखा है, pH इज इक्वल टू 7 उदासीन विलयन, pH इज लेस देन 7 अम्लीय विलयन, और pH इज ग्रेटर देन 7 क्षारीय। तो आप समझ सकते हैं ये वैल्यू 7 से कम अम्लीयता बढ़ती है, 7 से ज़्यादा क्षारीयता बढ़ती है, और ये 7 की वैल्यू उदासीन होती है। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हैं और इधर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटते हैं। तो ये स्थिति अम्लीयता और क्षारीयता की होती है। तो इसको बेटा बहुत अच्छी तरह से तैयार रखें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होने वाला है, हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अभी आपने देखा जो pH वैल्यू होती है, यहाँ पर जो वैल्यू 7 है, ये जो वैल्यू 7 है ये आपकी न्यूट्रल वैल्यू है, उदासीन वैल्यू है। इधर वैल्यू एसिडिक है और ये वैल्यू बेसिक है या एल्कलाइन है। ठीक है ना बेटा? तो ये अम्लीय हो जाएगी, अम्लीय, और ये हो जाएगी आपकी क्षारकीय, ऐसी हो जाएगी। तो pH इसको देखें। अब कुछ एग्जाम्पल देख लें। जो आपका बैटरी एसिड होता है उसकी pH 1 के आसपास होती है, स्टमक एसिड pH 2 के आसपास होती है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर, लेमन, इसकी पीएच लगभग 3 के आसपास होती है। फीजी ड्रिंक जो होते हैं पीएच वैल्यू 4 होती है। एसिडिक रेन की पीएच वैल्यू लगभग 5 के आसपास होती है। और नॉर्मल रेन की जो वैल्यू होती है पीएच 6 के आसपास होती है। मिल्क या टैप वाटर की वैल्यू 7 होती है, यही हमारा जो है उदासीन वैल्यू है। सी वाटर यानी जो समुद्री पानी होता है उसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 8 होती है। बेकिंग सोडा इसकी वैल्यू पीएच 9 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पीछे ये एंटीसाइड होता है या एंटासिड होता है ऐसा कहें, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंटासिड होता है। ये जो है जब मैंने पीछे जो एसिडिटी बताई थी, एसिडिटी में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दिया जाता है, ध्यान रखिए। और अमोनिया इसकी पीएच 11 के आसपास होती है। सोपी वाटर की पीएच 12 के आसपास होती है। ब्लीच की जो पीएच वैल्यू होती है वो 13 के आसपास होती है। और ड्रेन क्लीनर की जो वैल्यू होती है वो पीएच 14 के आसपास होती है। तो ये आपको तैयार रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसमें लिखता जा रहा हूँ, उसको जरूर आप तैयार रखें। अब कुछ और देखते हैं जरा। पौधे एवं पशु, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ये आपको पता होना चाहिए। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, ध्यान रखें। हमारा शरीर 7 से ये 7.0 से 7.8 रेंज के बीच कार्य करता है, हमेशा ध्यान रखें। वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा हो जाती है। मिट्टी का जो पीएच होता है, किसका? मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी पीएच की बात करते हैं। हमारा उदर यानी स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम जठर रस कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपचय की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे मैंने पीछे बताया था एसिडिटी उत्पन्न होती है, जिसके कारण बहुत दर्द और जलन का अनुभव करते हैं हम लोग। इस दर्द में मुक्त होने के लिए एंटासिड क्षारकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने बताया था हम लोग फटाफट आराम के लिए इनो का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने पीछे आई बटन दे के रखी है, आप उसमें क्लिक करें तो वीडियो में पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। अब इसके रूप में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसको। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी दंत जो हमारे दांत हैं उनका क्षय होना शुरू हो जाता है पीएच परिवर्तन के कारण। इसी कारण आप कहते हैं लोग कि एकदम से आपने पहले गर्म चाय पी है या गर्म दूध पिया है तो तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और बहुत ज़्यादा खट्टा पदार्थ खाते हैं तब भी ऐसा होता है। तो ये पीएच परिवर्तन से जो है दांतों को नुकसान होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है बेटा। तो पीएच 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है।
ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे पीएच मान कम हो। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, इसलिए टूथपेस्ट जो चुने वो बहुत अच्छा चुने। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी, आपने देखा होगा, मधुमक्खी जब डंक मार देती है तो उससे एक अम्ल निकलता है जिसके कारण काफ़ी दर्द और जलन हम लोग अनुभव करते हैं। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का प्रयोग कर लिया जाए, किसका प्रयोग कर लिया जाए? बेकिंग सोडा का, तो ऐसी स्थिति में वो जलन और दर्द कम हो सकता है। इसी प्रकार जो नेटल का डंक होता है, उसके बाल में ये जो वो एक विशेष प्रकार का अम्ल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेनाइक। क्या बोलते हैं बेटा? मैसेनाइक। ये अम्ल वो छोड़ा करता है जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी दर्द और जलन महसूस होता है। इसका इलाज, डंक वाले स्थान पर आपको क्या करना है? डाक पौधे की पत्ती रगड़ देनी होती है, तो ऐसी स्थिति में वो ठीक हो जाता है। आगे मैं बात करूंगा जो साल्ट का पीएच है, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ने अपने प्रयोग किया है तो जो लवण बनता है, आपको पता है इस रिएक्शन को, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का प्रयोग करते हैं तो लवण बनता है और पानी बनता है। तो यहाँ पर जो लवण है वो उदासीन लवण हो गया, इसका पीएच लगभग 7 होता है। लेकिन प्रबल अम्ल है और क्षारक दुर्बल है तो अम्लीय लवण बनता है। और इसकी पीएच लगभग 7 से कम होगी। अगर आपने क्षारक प्रबल यूज किया है, अम्ल दुर्बल यूज किया है, तो क्षारकीय लवण बनेगा और इसका मान पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए अब कुछ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, किसी विलयन का पीएच 3 है, किसी विलयन का पीएच 3 है, पीएच इज इक्वल 3। तो इसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करना है। अब आपको पता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल 10 to the power minus pH। बहुत सिंपल है, ये सूत्र है, आपको याद कर लेना, तैयार रखना है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल 10 to the power minus pH का मान यहाँ पर 3 दिया तो आप यहाँ पर 3 लिख दोगे। आंसर लीजिए, सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं जरा, एक प्रश्न यहाँ पर दिए है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं जरा। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो दे के रखा है 10 to the power minus 9 दिया है। विलयन का पीएच बताइए, इसमें पीएच आपसे पूछ रहा है, आपसे पीएच पूछ रहा है। और यह भी बताना है विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, मतलब उसकी प्रकृति भी बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप ऐसे इसको करें, क्योंकि पीएच आपको ज्ञात करना है। तो पीएच इज इक्वल log बेस 10 1 बाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये आपने पीछे सवाल पढ़ा, सूत्र पढ़ा। तो यहाँ पर पीएच इज इक्वल log बेस 10 1 अपॉन हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power minus 9, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा log बेस 10 10 to the power 9। अब ये जो घात है इसको हम आगे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 9 log बेस 10 10। अब log 10 की जो वैल्यू आती है, log 10 का मान होता है 1, तो 9 into 1 इज इक्वल 9, दैट इज आंसर। तो पीएच आपका कितना हो गया? यहाँ पर पीएच हो गया 9। तीसरा सवाल क्या कहता है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना है, यानी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन, H आयन नहीं बोल रहा है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है आपको, इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 9।
मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच ज्ञात करना है, इस विलयन का पीएच ज्ञात करना है बेटा, आपको पीएच ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, जिस प्रकार से हम लोग HN निकालते हैं उसी प्रकार से OH का भी निकालेंगे। तो हम लोग पहले निकालेंगे POH। क्या निकालेंगे? पीएच नहीं निकलेगा बेटा, इसका POH निकलेगा। उसी फार्मूले वही लगेंगे जो HN पर यूज करते हैं, वही हम लोग इसके लिए यूज करेंगे, सेम चीज है। तो log बेस 10 1/OHN कॉन्सेंट्रेशन ये यूज करेंगे। log बेस 10 1/OHN आपका कितना दे के रखा है? 1 × 10⁻⁹। तो हम लोग यूज करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे। तो log बेस 10 10⁻⁹ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 9, और ये वैल्यू हो जाएगी POH इज इक्वल, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये POH की वैल्यू है। अब आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये आपको पता होना चाहिए। PH इज इक्वल क्या हो जाएगा? PH इज इक्वल हो जाएगा 14 माइनस POH, ये फार्मूला हो जाएगा। अब आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं PH इज इक्वल 14 माइनस 9। अब इसको माइनस कर दें तो PH कितना आ जाएगा? आ जाएगा 5। तो आपका PH हो जाएगा 500। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में।